हिम्मत जो टूटने लग जाए तब याद मेरा जीवन करना, हिम्मत जो टूटने लग जाए तब याद मेरा जीवन करना, जब मंजिल दूर न जाए तब याद मेरा जीवन करना। तिनके तिनके को जोड़ काफिला बना यहाँ तक लाया हूँ, तिनके तिनके को जोड़ काफिला बना यहाँ तक लाया हूँ, जब नजर अकेलापन आए तब याद मेरा जीवन करना। बाबा साहब के संघर्ष की कहानियां जितनी कही जाए उतनी कम है, उनके त्याग की कहानियां जितनी कही जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया, जितना किया, वो एक साधारण मनुष्य के लिए कर पाना असंभव है, नामुमकिन है। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में मैं अगली टीम को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो एक ग्रुप सॉन्ग है प्रगति की राह दिखाई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें टीम का। मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ मिस ज्योति को। मिस ज्योति
एक कविता सुनाएंगी हमें मिस ज्योति। हम नारे लगाते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। इसमें मेरी इस पोयम में सूरज हमारे बाबा साहब हैं और इसका टाइटल है आई सी अ सन दैट नेवर सेट्स। आई सी अ सन दैट नेवर सेट्स, दैट एनलाइटन इनर क्वेस्ट by transcending hardscape to overcome life's fate. I see a sun that never sets. I see a sun that never sets, burns stoically for the rest, to help achieve forbidden glory of those lives gloom. I see a sun that never sets, for millions' pride's sake, breaking law of nature like a rebel dares death. I see a sun that never sets, and he is a man on a mission with sublime noble reason to fight human discrimination. I see a sun that never sets. I see a man among the sun, brilliant high in the sky, nevertheless refusing to lie, unlike a sun that sets every day. I see a sun that never sets. I see a sun that never sets. Thank you. थैंक यू ज्योति, जोरदार तालियां ज्योति के लिए। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, सच आप जैसा कोई नहीं बाबा साहेब। जोरदार तालियां बाबा साहब के नाम के लिए। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से बाबा भीमराव अम्बेडकर के नन्हे सिपाहियों को एक डांस प्रोग्राम के लिए हम आमंत्रित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका।
तुम्हें पता है हमारे संविधान के प्रारूप को बनने में कितना वक्त लगा था? नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारा अगला कार्यक्रम आपके और हमारी ऑडियंस के ऐसे तमाम सवालों के जवाब देगा। आइए चलिए जरा करीब से देखते हैं आखिर कैसे हुआ संविधान निर्माण। मिला है मेरे देश को संविधान मिला है, मिला है मेरे देश को संविधान मिला है, तभी से तो मेरे यारों मेरा देश चांद सा खिला है। तो क्यों ना एक बार फिर इस संविधान को वंदन करें। आओ हम सब मिलकर बाबा साहब को नमन करें, आओ हम सब मिलकर बाबा साहब को नमन करें। भारत विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और भिन्न भिन्न संप्रदायों का देश है। इसे एक राष्ट्र के रूप में जोड़ के रखने वाली आखिर कौन सी चीज है? ऐसे राष्ट्र के अस्तित्व को केवल एक ही विचार के बल पर जिंदा रखा जा सकता है, वह है मानवतावाद। इसके अभाव में भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरो के रखना मुमकिन नहीं। भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक देश को एक राष्ट्र के रूप में पिरो के रखना अत्यंत कठिन कार्य है। इसके लिए सबसे अनिवार्य क्या है? वह है एक ऐसा जरिया जो मानव को मानव के साथ मानवतावादी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करे, जिससे सभी को समान न्याय और स्वतंत्रता मिले, समाज में समता कायम करने के लिए बंधुता का भाव स्थापित हो सके। इसके लिए सबसे अनिवार्य क्या है? वह है एक बेहतरीन संविधान तथा उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लागू करने की जरूरत। इसी बेहतरीन संविधान के जरिए भारत के सुनहरे भविष्य की संजोया जा सकता है। तो चलिए हम आप सबको ले चलते हैं राष्ट्रीय नेताओं की सभा में। सभी क्षेत्रों के सदस्यों से मिलकर बनेगी। संविधान लिखना हमारी आजादी की आधारशिला होगी। हमें इसके लिए विभिन्न सभाओं का गठन करना होगा और संगठित होकर इस कठिन कार्य को पूर्ण करना होगा। हमें एक आधुनिक और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसी विचारधारा की आवश्यकता है जो शासन की रीति और नीति को भलीभांति जानता हो। आप उचित समय में आए हैं बापू। बापू जी का आगमन। संविधान निर्माण पर चर्चा चल रही है। इस पर आपकी राय बहुमूल्य साबित होगी। हमें इस जटिल कार्य के लिए किस विश्व परिषद कानून ज्ञाता को आमंत्रित करना चाहिए? तो आप सबको क्या लगता है कि हमारे देश में प्रतिभा की कमी है? क्या हमारे देश में कोई भी कानून का ज्ञाता नहीं है? आपको क्या लगता है? आप हमारे देश में जितनी प्रतिभा हैं उनको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। हमारे देश में एक से एक बढ़ के प्रतिभाएं मौजूद हैं और मुझे लगता है कि हमारे संविधान का निर्माण वही इंसान कर सकता है जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो और उसके मन में प्रत्येक भारतीय के लिए संवेदना भरी हुई हो। बापू, आप ही सुझाव दीजिए। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा योग्य व्यक्ति है? मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है जो इस, और उनका नाम है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव। भारत के संविधान जो कि बहुत ही कठिन परिश्रमी काम है, इसके लिए अगर कोई योग्य और सुयोग्य व्यक्ति है तो सिर्फ भीमराव अंबेडकर है। आपने ठीक कहा बाबू, मैं भी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिभा का कारण हूँ। वो वाकई एक बहुत महान विद्वान व्यक्ति है। मैं बापू आपकी बात से सहमत हूँ। हमें इस कार्यभार को अंबेडकर जी को ही सौंपना चाहिए।
पेश है इसका अगला भाग। इस सभा के अध्यक्ष के रूप में मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। हमें एक ऐसे संविधान की रचना करनी होगी जिससे भारत दुनिया के नक्शे पर सितारे की तरह चमकता रहे। मेरे विचार में सामाजिक न्याय और सद्भावना के बिना भारत की अखंडता और आजादी को बरकरार नहीं रखा जा सकता। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता हो उसका कोई मूल्य नहीं है, वह बेकार है, व्यर्थ है। हमें एक ऐसे समाज की रचना करनी होगी जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। बिल्कुल, और इसके साथ ही हमें एक ऐसे आधुनिक समाज की तरफ रुख करना होगा जहां हर व्यक्ति को अनुकूल विकास के अवसर प्राप्त हों। एक आदर्श समाज स्त्री और पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान करता है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी नजर में किसी भी देश की, किसी भी समाज की प्रगति को मैं कुछ इस प्रकार से जानता हूँ कि समाज या देश में उस महिलाओं की प्रगति, उनकी तरक्की के हिसाब से मैं नापता हूँ। और जहाँ तक सवाल है देश का, तो हमें एक एक व्यक्ति की गरिमा और देश की आजादी का ख्याल रखना होगा। 2 वर्ष 11 माह तथा 17 दिन पश्चात माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप को पेश करते हुए मैं प्रारूप समिति द्वारा संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत करता हूं। संविधान सभा के कार्य पर नजर डालते हुए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और आज जब 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन हो चुके हैं पहली सभा को, अब तक कुल 11 सभाएं आयोजित की जा चुकी हैं संविधान सभा के निर्माण के लिए। अपने अंतिम स्वरूप में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। मैं आज संविधान की खूबियों पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि यदि बात संविधान की है, सवाल यदि संविधान का है, तो संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक उसका अनुसरण, उसका पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, संविधान का प्रभाव अच्छा नहीं होगा। और संविधान चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसका प्रयोग करने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे, तो अवश्य ही उसका प्रभाव अच्छा होगा। संविधान की प्रभावशीलता पूरी तरह उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं है। संविधान के राज्य के अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायिका का गठन कर सकता है। संविधान जनता के द्वारा चुनी गई जनता के लिए सरकार का निर्माण कर सकता है, परंतु इसके बावजूद फिर भी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी वो जनता की, और जो तंत्र जो संविधान का पालन करेंगे उनकी होगी। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल और जनता संविधान में दी गई जिम्मेदारी को कितने प्रभावशाली और कितनी जिम्मेदारी से निभा पाते हैं। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त कर देता, परंतु मेरे मन में कुछ सवाल है और इन विचारों को आप सभी के सामने रखने का मेरे पास ऐसे अच्छा मौका नहीं होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि संविधान मेरी दृष्टि से उतना लचीला है कि देश को किसी भी स्थिति में जीवित रखेगा, उसकी अखंडता एवं एकता को बनाए रखेगा। परंतु फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या मेरा देश, क्या भारतवर्ष संविधान की गरिमा को बचा के रखेगा? क्या उसके अस्तित्व को बचाकर रख पाएगा? क्या भिन्न भिन्न विचारों के लोग होते हुए, भिन्न भिन्न राजनीतिक दल होते हुए भी संविधान का अस्तित्व रह पाएगा? क्या मेरे देश की गरिमा को बचा पाएगा देश का संविधान? ये मेरा पहला विचार है।
संविधान की स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सबसे बड़ा विषय होगा। और क्या हम इसे बरकरार रख पाएंगे? 26 जनवरी 1950 को हमारा देश प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा। उस दिन से भारत में जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार होगी। यही विचार मेरे मन में आता है, प्रजातांत्रिक संविधान का क्या होगा? क्या वह उसे बनाए रखेगा या उसे फिर से खो देगा? मेरे मन में आने वाला दूसरा विचार है, और यह विचार भी पहले विचार जितना चिंताजनक है। हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें देश की आजादी, अखंडता को बचाए रखना है, और इस सब